नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपना इकाई 8 जीवों में श्वसन के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्वसन आप सबको पता है कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है। श्वास लेने की जरूरत होती है ना। थोड़ी देर में देर तक आप अगर श्वास को रोक के रखो तो क्या होगा, आपको बहुत ही घुटन होगी। तो क्या है, हर जीवों में श्वसन प्रक्रिया होती है। अगर आप कुछ देर व्यायाम करते हो या कुछ देर दौड़ते हो, कुछ देर टहलते हो, साइकिल चलाते हो या कोई भी भारी चीज अगर आप उठाते हो, तब क्या होता है, कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारी सांसें जो है वो तब तेज तेज चलने लगती है। अगर आप दौड़ कर आते हो तो आप थोड़ी देर रुक के देखोगे तो क्या दिखेगा, क्या महसूस होगा कि आप हाफ रहे हो, है ना, हाफने लगते हैं हम लोग। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह सब प्रक्रियाएं क्यों होती है। ठीक है। तो श्वसन, तो दरअसल हम जो सांस लेते हैं, सभी क्या करते हैं, ब्रीथिंग, है ना। जो सांस लेते हैं, जो सांस लेते हैं वो क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसे हम श्वास बोलते हैं। श्वास, ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रक्रिया है। एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें वातावरण की वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। तो आप जरा सोचिए कि यदि ये प्रक्रिया कुछ देर के लिए रुक जाए तब क्या होगा, है ना। जैसे कि अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर सड़क पर लगे जाम में जब हम लोग क्या होते हैं, जब हम फंस जाते हैं तब क्या होता है, तो बहुत उलझन होने लगती है ना, बहुत ही तकलीफ होती है हम लोगों को। हम जल्दी से जल्दी वहां से निकलने का प्रयास करते हैं और क्या करते हैं, या तो फिर मुंह में कपड़ा बांध लेते हैं या कुछ समय के लिए सांस रोकने की कोशिश करते हैं। किंतु क्या है, ऐसा हम ज्यादा समय तक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को निरंतर वायु की आवश्यकता है। तो हमारे शरीर को निरंतर किसकी आवश्यकता है, वायु की। ठीक है। तो हमारे शरीर को जो है निरंतर वायु की आवश्यकता होती है। जो श्वास लेने के ले जो हम लोग क्या करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के द्वारा ही शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। तो वायु जो है श्वास के जरिए ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है और उसी के साथ ही क्या होता है, बाहर निकलती है। तो हम लोग देखते हैं श्वसन प्रक्रिया क्या है। ठीक है। श्वसन, श्वसन, तो वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, क्रिया को अंतः श्वास क्या कहते हैं, श्वासन या निश्वासन कहते हैं। तो जो वातावरण की क्या है, ऑक्सीजन युक्त वायु को, है ना, कौन सी वायु है उसमें, उस वायु में क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त वायु, कैसे वायु है वो, ऑक्सीजन युक्त वायु। वायु को जब हम लोग क्या करते हैं, नाक से ऐसा करके नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक पहुंचाते हैं, नाक से फेफड़ों तक, फेफड़ों तक। ठीक है, नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग श्वसन या क्या क्या क्या, क्या कहते हैं, या हम लोग कहते हैं निश्वसन, निश्वासन। ठीक है, जो श्वसन, यानी इसको क्या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन।
इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन या निश्वसन कहते हैं, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, अब जो है इसके विपरीत जब होता है, जब इसके विपरीत जब कार्य करते हैं, इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु। अब क्या है, हम जब ऑक्सीजन को जब लेते हैं नाक से फेफड़ों तक पहुंचाते हैं तो श्वसन या निश्वसन है ना, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। अब जो है क्या है, एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सीधा क्या है, सीधा उल्टा प्रोसेस जो है वो होगा हमारा, क्या होगा, एक्सहेलेशन। अब जो है हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, है ना, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे फेफड़ों से है ना, तो क्योंकि फेफड़ों तक क्या खींचते हैं, ऑक्सीजन को खींचते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को कैसे बाहर निकालते हैं, नाक द्वारा। नाक से हम लोग क्या करते हैं, नाक द्वारा बाहर निकालने की क्रिया, यानी नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। ठीक है, बाहर निकालने की क्रिया, की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्च श्वसन या निश्वासन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वसन, उच्छ्वसन या निश्वासन कहते हैं, निश्वासन कहते हैं। ठीक है, यानी एक्सपायरेशन यानी एक्सपिरेशन या इन एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, ठीक है। अतः श्वसन एवं उच्च श्वसन यानी उच्छ्वसन क्या है, कि क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग क्या होती है, तो जो है हमारे जो श्वास है, अतः श्वसन एवं उच्च उच्छ्वसन यानी उच्च श्वसन क्या है, हमारा उच्छ्वसन क्या है, कि क्रिया संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास यानी जो हम लोग सांस लेते हैं, यानी ब्रीथिंग, क्या कहते हैं, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग कहलाती है। ठीक है, दरअसल क्या है, श्वासोच्छ्वास की श्वसन क्या है, क्रिया का एक अंक मात्र है। और जो श्वसन है, श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया किस तरह से होता है, हम लोग जो है अंत श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन कैसे जाती है, जो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो रक्त के द्वारा, है ना, ली गई जो ऑक्सीजन है वो रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर कहाँ पहुंचती है,
प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित जो भोज्य पदार्थ है, जो हमारे शरीर में जो उपस्थित भोज्य पदार्थ है, उसको खंडित विखंडित कर देती है ना, विखंडित करती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो निश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकालती है। और ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, श्वसन है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। आपके इसमें एक परीक्षण दे रखा है, जरा उस परीक्षण को देख लीजिए। आपकी किताब में 8.2 में क्या है, एक परीक्षण दे रखा है। ठीक है, उस परीक्षण में क्या दे रखा है, चलिए आप उसमें देख लीजिए। उसमें जो है क्या दे रखा है कि चूने का पानी, ठीक है, एक परख नली में क्या ले रखा है, पहले हम इसको मिटा देते हैं। उसमें एक परख नली ले रखा है। चित्र 8.2। इसमें क्या ले रखा है, परख नली में चूने का पानी ले रखा है। एक परख नली में चूने का पानी ले रखा है। और जो चित्र 8.2 के अनुसार एक क्या क्या दे रखा है, स्ट्रॉ ले रखा है। फिर क्या ले रखा है, एक परख नली में जो है चूने का पानी ले रखा है, वो आप देख रहे होंगे। और फिर क्या है, एक स्ट्रॉ रखा हुआ है इस परख नली में। अब जो है क्या होता है, उस स्ट्रॉ से आप, ये जो स्ट्रॉ यहाँ से निकल रहा है ना, यहाँ से हमने रखा हुआ है इसके अंदर को, इसमें से क्या करना है, आपको जोर से फूकना है। कुछ देर फूकने के बाद आप क्या देखोगे कि जो चूने का जो पानी जो आपने इसमें ले रखा है, वो कौन से रंग में बदल जाएगा, दूधिया रंग में बदल जाएगा। यानी वो सफेद रंग में, दूध के रंग में बदल जाएगा। तो जो दूधिया रंग जो जिसमें ये बदलता है, कौन से रंग में बदल गया, जब आपने फूंक मारा, दूधिया रंग। ठीक है, जो क्या है, किस कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। क्योंकि क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जब उसे फूंक मार रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि हमारे जो उच्छ्वसन है, उच्छ्वसन से निकली हुई वायु में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम जो श्वास लेते हैं, जो उच्छ्वसन लेते हैं, उच्छ्वसन में जो होता है वो निकली गई श्वास में क्या है, देखा आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, इसीलिए ये पानी कौन सा रंग का हो गया, दुधिया रंग का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं श्वसन दर क्या है। श्वसन दर, चलिए, क्या आपको पता है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट में कितनी बार श्वास लेता है। जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है एवं छोड़ता है, उस दर को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। यानी 1 मिनट में, कितने मिनट में लेता है, 1 मिनट में। ठीक है, तो एक सामान्य मनुष्य, जो एक सामान्य मनुष्य है, सामान्य स्थिति की है ना, सामान्य मनुष्य क्या करता है, 1 मिनट में जो श्वास लेता है और जो छोड़ता है, उस दर को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। और सामान्य स्थिति यानी जब विरामावस्था होती है, विरामावस्था में व्यक्ति औसतन कितना लेता है, 1 मिनट में। जब हम विरामावस्था में होते हैं, तब जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार, कितनी बार लेता है, 15 से 18 बार श्वास लेता एवं छोड़ता है। और जब हम अधिक श्रम करते हैं, अधिक श्रम करने वाला व्यक्ति व्यक्ति क्या है, अधिक श्रम करने में श्वसन दर जो है 25 बार,
कितने बार, यानी जब विराम अवस्था में होते हैं तब 1 मिनट में 15 से 18 बार लेते हैं, जब हमारे शरीर कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग जो है कोई श्रम वाला कार्य कर रहे हैं, अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें क्या है, मेहनत लग रही है, तब क्या होता है, एक व्यक्ति जो है 1 मिनट में कितना लेता है, 25 बार, है ना, 25 बार मिनट तक बढ़ जाती है, यानी ठीक है, 25 बार मिनट तक बदल जाता, तब क्या होता है, हमारा शरीर जो है काम कर रहा होता है। तो अगर आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे कि आप दौड़ते हो, कसरत करते हो, या सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हो, तो आपकी श्वसन दर सामान्य रहती है। तो क्या होता है, इस क्रियाकलाप द्वारा पता लगाई जाती है कि जो है स्थितियों में हमारा श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी किन किन, या विराम अवस्था में हो तो किस तरह से हुआ, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, है ना, कोई कार्य कर रहे हो, तब क्या देखा हमने, हमारी श्वसन क्रिया जो है फिर बढ़ गई। फिर अतः क्या होता है, अंतः श्वासन एवं निश्वासन में वायु की मात्रा को नापना क्या कहते हैं, श्वास, क्या कहते हैं, श्वास मापन कहते हैं, श्वास मापन। ठीक है, तो इसको भी जरा देख लेते हैं हम लोग। श्वास मापन, मापन, तो श्वास मापन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री, ठीक है, यानी अंत, क्या होता है, अंतः श्वासन एवं निश्वासन में वायु की मात्रा को नापना, यानी जब हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तब क्या है, किसकी मात्रा को नापना, वायु की मात्रा को नापना। वायु की मात्रा को नापना, ठीक है, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, जो वायु की मात्रा को जो हम लोग नापते हैं, तो उसे श्वास मापन कहते हैं या स्पायरोमेट्री कहते हैं। और इसे किसके द्वारा मापा जाता है, इसको किसके द्वारा मापा जाता है, श्वास मापी यंत्र, ठीक है, श्वास मापी यंत्र यानी स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। अब हम देखते हैं श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, अगला हम क्या देख रहे हैं, श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, की आवश्यकता, ठीक। अब जरा सोचे, आप अगर सोचोगे, अंतः श्वसन में ली जाने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ठीक है, हम लोग सोच रहे कहाँ से आता होगा ये ऑक्सीजन, तो आप अगर अगर याद करोगे तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, क्या देखा था आपने, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है ना, ऑक्सीजन मुक्त होती है, यही ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, वहां से पेड़ पौधे निकाल देते हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, और यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, श्वसन में लेते हैं, और हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो हमें मनुष्य को क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। जैसे उपयोग में, जैसे क्या है, आपने देखा कि पौधे भोजन बनाते समय करते हैं, है ना, इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन, ठीक है,
ऑक्सीजन जो है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको O2 कहेंगे, ठीक है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे क्या कहेंगे, CO2, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, CO2। कि क्या होता है, निरंतरता बनी रहती है, ठीक है, उसकी निरंतरता क्या है, इस प्रकार से बनी रहती है। शरीर की सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती है ना। हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती रहे, इसके लिए क्या है, ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। कि हमारे शरीर का सारा कार्य निरंतर रूप से चलता रहे, इसके लिए हमें ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, ये ऊर्जा हमें भोजन के विखंडन से, हमने देखा था ना, कैसे मिलता है, भोजन के विखंडन से, विखंडन से मिलता है। और भोजन की उपस्थित, भोजन में क्या होता है, काफी जटिल, है ना, जटिल अणुओं तथा सरल अणुओं का टूट जाना क्या है, भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं तथा सरल अणुओं में टूट जाना। जटिल अणुएं जो होती है वो किस में टूट जाता है, सरल अणुओं में टूट जाता है। ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। जटिल अणुओं किसमें टूट जाता है, किसमें बन जाता है, सरल अणुओं में, ठीक है, सरल अवस्था में आ जाता है। भोजन का विखंडन कहलाता है। तो भोजन में उपस्थित जटिल अणुएं जब सरल अणुओं में टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, भोजन का विखंडन कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका के अंदर भोजन कैसा होता है, कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज कैसे लिया जाता है, श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो हमने क्या क्या देखा, ग्लूकोज, ठीक है, क्या क्या देखा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है। इस फॉर्म को क्या कीजिएगा, आप लिखकर रख लीजिएगा। तो हमने क्या देखा कि जो है कोशिका के अंदर भोजन जो होता है वो जो है ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज यानी भोजन क्या है, ग्लूकोज जो है श्वसन की क्रिया द्वारा ली गई ऑक्सीजन का उपयोग कर कर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, जरा लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, आप जरा लिख के रख लीजिएगा। अब जो है मानव का श्वसन तंत्र हम लोग जरा देखते हैं, क्या देख रहे हैं, मानव का श्वसन तंत्र, हमारे अंदर की जो किस तरह से हमारी श्वसन प्रक्रिया चलती है। श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र।
जो है मानव के श्वसन तंत्र में क्या है, कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं पहले हम देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से अंग होते हैं उसको हम देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा आपकी किताब में जो डायग्राम दे रखा है उसको जरा हम लोग देखते हैं। ये देख रहे हो ना, ये डायग्राम दे रखा है 8.3, मानव के श्वसन के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। ये देख रहे हो, ये क्या है, यहाँ पर नासा द्वार है ना, नाक का द्वार। ये क्या है, नासा गुहा। यहाँ पर क्या होगा फिर, नासा गुहा होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, ग्रसनी। ठीक है, ये मुख गुहा है, हम मुंह का जो गुहा कहते हैं। और ये क्या है, ग्रसनी है। क्या है, ग्रसनी। और जो है फिर क्या चाहिए हमें, श्वास नली। ठीक है, श्वास नली, ये देख रहे हो ना। और फिर क्या है, फेफड़े। देख रहे हो, फेफड़े। तो इस तरह से जो है कौन कौन से अंग है उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जो नासा द्वार है, ये देख रहे हो ना, ये जो नासा द्वार है, नाक का जो द्वार है, ये हमारे चेहरे पर मुख द्वार तथा माथे एवं क्या होता है कि माथे के एवं दोनों आंखों के बीच में, यानी माथे के और दोनों आंखों के बीच में उभरी हुई जो संरचना होती है, आपको नाक पता है ना कहाँ पर होती है, उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, नसिका कहते हैं। यानी हमारे चेहरे पर जो मुख का जो द्वार होता है, और जो है क्या है, जो दोनों है ना, उसके कहाँ पर है, फिर कहाँ पर है, माथे एवं दोनों आंखों के बीच में जो उभरी हुई ये जो संरचना है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नसिका कहते हैं, है ना, नाक कहते हैं। और जो नसिका होते हैं, नसिका के क्या है, नसिका के आगे वाले जो उभरे हुए भाग है, जो आगे वाले जो उभरे हुए भाग के इधर उधर दो क्या होता है, अंडाकार ब्रह्मा नसिंद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, नासा द्वार कहते हैं। यानी दो अंडे का अंडाकार के क्या होता है, ऐसे इस तरह से देख रहे हो ना, बाह्य है ना, बाह्य क्या होता है, बाह्य नासा नासांद्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नासा द्वार कहते हैं। अब जो है नासा गुहा, नसिका की गुहा को, जो नाक की जो गुहा होती है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग उसको नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा की दीवार पर छोटी छोटी महीन बाल, जब आप उसके अंदर को आप देखोगे तो आपको क्या लगता है, छोटे छोटे इसके अंदर महीन बाल होते हैं। एवं क्या होता है, श्लेष्म ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, श्लेष्म ग्रंथियां होती है, जिसमें से श्लेष नामक चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता है। यानी कभी कभी आप देखते हैं नाक के अंदर से चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो किसके कारण है, श्लेष्म ग्रंथियों से होती है, जिसमें जो है श्लेष्म नामक चिपचिपा जो है पदार्थ स्रावित होता है। और उसके बाद फिर क्या देखा हमने, फिर ये देख रहे हो ना, ये ग्रसनी, ये देखिए ग्रसनी, ये जो यहाँ से आ रहा है। तो तो जो है नासा गुहा पीछे की ओर एक नाली नुमा, ये देख रहे हो ना, ऐसे नाली नुमा से यहाँ से ऐसे आ रहा है, नाली नुमा जो है गुहा है, यानी एक पाइप है, संरचना में खुलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, एक पाइप की तरह है। उसके बाद फिर क्या है, श्वास नली, ये देख रहे हो ना, श्वास नली कैसा है। तो श्वास नली जो है नलिका जैसी संरचना होती है, इसकी भी क्या है, ऐसे नलिका जैसी संरचना होती है, जो दो शाखाओं में बटी हुई है। कितने शाखाओं में है, दो शाखाओं में बन जाती है, बांटते हैं हम लोग, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिया। और प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर क्या करता है, अपनी ओर के फेफड़े में खुलती है। ये जो श्वसनिया है ये कहाँ पर खुलती है, अपनी ओर की, जो इनके और फेफड़े होते हैं उसमें खुलती है। और श्वास नली के बाहरी सतह पर, जो श्वास नली है, इसकी जो बाहरी सतह पर जो है सी आकृति के छल्ले जैसी संरचनाएं होती है। तो ये देख रहे हो ऐसे से सी आकृति के क्या है, ऐसे
छल्ले जैसे संरचनाएं होती है। ये श्वास नली एवं श्वसनियों के, ये क्या है, श्वास नली एवं श्वसनियों के आपस में क्या करते हैं, चिपकाने, यानी चिपकने का क्या करते हैं, चिपकने से रोकती है, ताकि वायु इसमें क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक आ सके, स्वतंत्रता पूर्वक वायु आ सके। ठीक है, ये देख रहे हो ना, फेफड़ा। अब जो है फेफड़े की बात अगर हम करेंगे, तो फेफड़े में क्या है, आपके सीने पर दोनों हाथ रखिए। अगर आप अपने सीने पर अगर आप क्या करोगे, दोनों हाथ रखेंगे, तो क्या अनुभव करोगे आप, कि अनुभव करिए क्या हो रहा है। ठीक है, आपका सीना वक्ष, यानी जो सीना है, सीना का जो वक्ष है, श्वास लेते समय क्या है, फैल रहा है, और छोड़ते समय क्या है, पिचक रहा है। तो जरा आप इसको करके देखिएगा कि आप जब श्वास ले रहे हैं तो ऐसे फूल रहा है, और छोड़ते समय क्या है, पिचक रहा है। ठीक है, यह फूलने पिचकने की क्रिया कहाँ से हो रही है, यह क्रिया फेफड़ों में से हो रही है। कहाँ से होती है यह क्रिया, ये क्रिया, ये जो फेफड़े है ना, फेफड़े, ये देखिए फेफड़े, फेफड़े में से हो रही है। फेफड़े शंकु के आकार की संरचना, देख रहे हैं, शंकु के आहार आकार की जो संरचना है, और वक्ष गुहा के हृदय के दोनों ओर, जो वक्ष गुहा है उसके हृदय के जो है दोनों ओर एक, ठीक है, दोनों ओर एक एक दाया एवं बाया फेफड़े होते हैं। तो कितने फेफड़े होते हैं, दाएं एवं बाएं फेफड़ा होता है। तब क्या है, श्वसनिया फेफड़ों के भीतर, जो श्वसनिया होती है फेफड़ों के भीतर महीन असंख्य वायु कुपिकाओं में खुलती है, यानी जो बहुत महीन महीन जो कुपिकाएं है, इसमें जो है खुलती है। दरअसल ये जो वायु कुपिकाएं ही वे स्थान है जहां पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान आदान प्रदान हम लोग करते हैं। ठीक है, जिनका विनिमय होता है, जो चित्र 8.3 में आपको दिखा रखा है। तो ये चित्र देखकर इसके बारे में आप लिखिएगा कि कौन कौन से द्वार है और इसका क्या क्या कार्य है। फिर क्या है, ये जो श्लेष्म है ना, श्लेष्म ग्रंथियों द्वारा स्रावित चिपचिपा लसदार पदार्थ जो होता है, जो नासदार को क्या होता है, जो नासा के द्वार को है ना नम एवं लसदार बनाए रखता है। आपके नाक में आप अगर अनुभव करोगे तो हमेशा क्या लगेगा, यहाँ पर से पानीदार लगेगा। तो ये किसकी वजह से है, श्लेष्म है ना, श्लेष्म ग्रंथियों की वजह से है। अतः क्या होता है, श्वास जो आप श्वास लेते हो उस समय ली गई वायु के साथ जो हानिकारक जीवाणु है ना, और धूल के कण आदि क्या होते हैं, ये जो श्लेष्म है, जो चिपचिपा पदार्थ है, जो बाल है, इसमें चिपक जाते हैं। चिपक कर क्या होता है, नासिका रोम में फंसे रहते हैं और आगे नहीं जाने देते। ठीक है, तो ग्रसनी एवं श्वास नली के प्रवास, जो उनकी जो प्रवेश द्वार है, द्वार पर एक क्या है, पत्ती नुमा ढक्कन जैसी संरचना होती है। तो क्या होता है यहाँ पर, ग्रसनी के यहाँ पर देखिए एक पत्ती नुमा क्या है, संरचना बनी हुई है। ठीक है, पत्तीनुमा संरचना होती है, ढक्कन जैसी संरचना होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में रोक जाने से रोकता है। यानी अगर आप जब भोजन कर रहे हो तो ये जो ऐसे यहाँ पर जो ढक्कन की तरह लगा हुआ है, ये क्या होता है, ये जो खाने को अंदर जाने से रोकती है आपकी श्वास नली में। कई कई बार ऐसा होता है ना कि भोजन फंस जाता है और आपको बहुत तकलीफ होती है, श्वास नहीं मिलती। इससे क्या होता है, आपकी जान को खतरा भी बना रहता है। तो ये सब जो है हमारे शरीर की संरचना इस तरह से है कि हमारा शरीर इन सब चीजों को रोक कर रखेंगे। अब अगली कक्षा में हम लोग श्वसन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।